मैं 15.5 साल का था जब फौज में चला गया। अच्छा, नेशनल डिफेंस एकेडमी सेंट जोसेफ कॉलेज किस नैनीताल। चीज़ ने आपको मोटिवेट किया अर्ली एज में मिलिट्री में? और मैं बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि आप डिसीजन अभी ले लीजिए कि क्या रुख आपकी जिंदगी का होगा। अगर लोगों को गलत फहमी है कि फौजी अनपढ़ है, गलत, पूरी जिंदगी हम पढ़ते रहे। दोनों भाइयों में आपके शूटिंग अच्छा, दो भाई, हम लोग 3 भाई हैं, एक मेरे से बड़े एक छोटे। और नसीर जो है वो घर से भाग गए, मगर उसके बावजूद कामयाब। और बहुत खुशी होती थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 24 घंटे एक जगह नहीं मिलती थी लाइब्रेरी में बैठने, बच्चे पढ़ते रहते थे। की गोल क्या था आपका? मेरा गोल एक ही था, यूनिवर्सिटी को पहले मुकाम पे पहुंचाना। मैंने आइडेंटिफाई किया था कि हमारे मुल्क के प्रॉब्लम्स क्या हैं। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम बहादुरी और लीडरशिप की मिसाल है, लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह। जनरल शाह ने अपनी पूरी ज़िंदगी भारतीय फ़ौज की खिदमत में गुजारी और मुल्क की हिफाजत के लिए कई अहम किरदार अदा किए। उन्होंने अपनी फ़ौज की क़यादत की और कई बड़े मिशन कामयाबी के साथ मुकम्मल किए। उनकी खिदमत ने भारतीय दिफा निज़ाम पर गहरा असर छोड़ा है। लेकिन जनरल शाह की कामयाबी सिर्फ फौज तक ही महदूद हो, ऐसा नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फॉर्मर वाइस चांसलर के तौर पर उन्होंने इदारे में बेशुमार पॉजिटिव तब्दीलियां की और इसे नई बुलंदियों तक पहुंचाया। एक दानिश्वर रहनुमा, एक सोशल रिफॉर्मर के तौर पर वो हमेशा तालीम, कौमी यकजहती और भलाई के हामी रहे हैं। आज की इस इंटरव्यू में हम उनकी ज़िंदगी के इस शानदार सफ़र पर गुफ्तगू करेंगे। जंग की मज़ार से लेकर तालीमी मैदान तक उनके ख़यालात जानेंगे, क़यादत, तालीम और मौजूदा समाजी और सियासी हालात पर। तो हमारे साथ रहिए और एक सच्चे मोहब्बत वतन और दूरअंदेश शख्सियत की दिलचस्प कहानी सुनिए। तो आपका इस्तकबाल करते हैं हम। शुक्रिया। सबसे पहले आप शुरू से अपने बारे में अगर बताएंगे तो हमारे जो व्यूअर्स होंगे उनको मोटिवेशन मिलेगा। जी, तो कैसे शुरू किया? तो अस्सलाम वालेकुम। मैं 15.5 साल का था जब फौज में चला गया। अच्छा, नेशनल डिफेंस एकेडमी। मेरे वालिद जो थे अजमेर दरगाह के एडमिनिस्ट्रेटर, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे। अजमेर दरगाह। जी, तो वहाँ बेसिकली यू आर फ्रॉम बहराइच? नहीं, आई एम फ्रॉम सरदाना। अच्छा, सरदाना एक कस्बा है मेरठ के पास। मेरे वालिद डिप्टी कलेक्टर थे बहराइच में जब मेरी पैदाइश हुई थी 1948। और उस जमाने में जो एडमिनिस्ट्रेटर होते थे 7-8 साल एक स्टेशन में रहते थे, ये नहीं कि 3 महीने और 2 दिन और ये सब। तो वो 8 साल बहराइच रहे, उसके बाद बाराबंकी चले गए, पोस्टिंग वहां 7 साल रहे। तो पैदाइश बहराइच की है, मगर वतन जो है वो सरदाना है, कस्बा मेरठ के पास। और क्योंकि मेरे वालिद का ट्रांसफर हो रहा है, फिर हर 2-3 साल के बाद ट्रांसफर होने लगा, तो उन्होंने हमें बोर्डिंग स्कूल में डाला, सेंट जोसेफ कॉलेज नैनीताल। तो तीनों भाई हम वहीं पढ़े, सेंट जोसेफ कॉलेज नैनीताल। किस चीज ने आपको मोटिवेट किया अर्ली एज में मिलिट्री में जाना? मैं हमेशा खेलों का शौकीन था, शिकार का शौकीन था। क्योंकि मेरे नाना जो है पुराने शिकारी नवाब साहब थे। तो मेरे ख्याल में आया कि सबसे अच्छा जो प्रोफेशन है जी, वो फौज ही होगा। और फिर मैं मतलब बचपन का पैशन एक तरह से बन गया। कोई क्लास 6 या 7 से मैंने ये तय कर लिया था कि मैं एनडीए जाऊंगा। और मैं बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि आप डिसीजन अभी ले लीजिए कि क्या रुख आपकी जिंदगी का होगा। ये बिल्कुल सही एज है।
12, 13, जब 14 12-13 साल के जी। आप हो जाए, आपको ये तय कर लेना चाहिए कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा। चाहे आप कोई फील्ड में जाए, आपकी मंशा होनी चाहिए उधर। ये नहीं कि आपके वालिदैन कहते हैं डॉक्टर बनो, हाँ, बिल्कुल बेकार डॉक्टर। अगर आप नाखुश हैं डॉक्टरी से, तो क्यों डॉक्टर क्यों बनना? तो मैं एनडीए पहुंचा। एक ये भी मेरे दिल में थी कि पढ़ाई वढ़ाई तो फौज में क्या होती है, तो एनडीए आया तो उन्होंने 20-30 किताबें पकड़ा दी। तो मैंने ये क्या के लिए पढ़ना पड़ेगा तुम। तो अगर लोगों को गलत फहमी है कि फौजी अनपढ़ है, गलत। पूरी जिंदगी हम पढ़ते रहे। हालांकि मैं क्लास 11 में एनडीए चला गया था, फिर वहां इंटरमीडिएट किया, बीए किया, एमएससी किया डिफेंस स्टडीज में, एमफिल किया। तो पूरी जिंदगी जो है पढ़ता था, अभी भी पढ़ाई करते थे। और अभी भी। तो दोनों भाइयों में आपके शूटिंग अच्छा, 2 भाई हम लोग 3 भाई हैं, एक मेरे से बड़े, एक छोटे। अच्छा। तो बड़े जो हैं वो सीनियर केमिस्ट के बाद आईआईटी खड़गपुर चले गए। कोई कोचिंग वोचिंग की जरूरत नहीं पड़ी, स्कूल इतना अच्छा था। हमारे स्कूल इतने अच्छे होने चाहिए कि हमारे बच्चे रेडी हो जाएं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। ये नहीं कि भाई कोटा जा रहे हैं, फलाना जा रहे हैं कोचिंग के लिए। मैंने दिसंबर में सीनियर केमिस्ट खत्म किया, जनवरी में यूपीएससी एग्जाम दिया और अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्ट। और नसीर जो है वो घर से भाग गए, मगर उसके बावजूद कामयाब। तो कामयाबी की वजह क्या थी? पैशन। 2 चीजें और, एक तो वालिदैन की दुआ निहायत जरूरी। और मैं बच्चों को एएमयू में यही सिखलाता था कि आपके जो टीचर्स हैं वो वालिदैन की जगह पे हैं, उनको भी इज्जत, उनकी भी दुआ, उनकी भी ब्लेसिंग लेनी चाहिए। पॉजिटिव वाइब्रेशन और एनर्जी की भी जरूरत है। तो वालिदैन की दुआ और पसीना, बगैर पसीने के आपको कोई चीज नहीं मिलेगी। तो जो आपका पैशन है उसको फॉलो कीजिए और इंशाल्लाह कामयाबी जरूर हासिल होगी, कोई रोक नहीं सकता। ये तासुब की बात अलग है कि साहब तासुब होता है, ये है वो है। तासुब होता है, किस इंसान में तासुब का मुंह नहीं है। अगर मेरे सामने कोई आ जाए तो मैं जो मेरठ वाला है उसी को सेलेक्ट करूँ, ठीक है। थोड़ा तो रुझान थक जाएगा जरूर, हाँ। मगर कोई मेरठ वाले से ज्यादा काबिल है तो मैं उसको सेलेक्ट करूँ। तो काबिलियत, और काबिलियत कैसे आएगी? मेहनत और पढ़ने से, हार्डवर्क और अवेयरनेस कि भाई दुनिया में क्या हो रहा है। ये नहीं कि आप चाय का कप लेके बैठ जाइए चाय की दुकान पे और गपशप मारिए ना। बिना अवेयरनेस तो लाइब्रेरी जाइए, वहां चाय पीजिए अगर जरूरत है। और बहुत खुशी होती थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 24 घंटे एक जगह नहीं मिलती थी लाइब्रेरी में बैठने, बच्चे पढ़ते रहते थे और लोग लाइन लगी रहती थी के साथ, कोई कुर्सी खाली होगी हम ऑक्यूपाई करें। तो बहुत अच्छा यानी तरीका है। आर्मी में लीडरशिप के कुछ लेसन्स या एक्सपीरियंसेस। लीडरशिप का सबसे बड़ा लेसन, जो मोटो है फौज का, वो है फॉलो मी। डिसिप्लिन। जो काम मैं कर रहा हूं वो, मुझे ये यकीन है कि वही काम आप करें। अगर मैं गोली के सामने जा रहा हूं तो आप भी आए। और एक होनी चाहिए, फॉलो मी। मैं आगे रहूंगा मगर मेरे पीछे आप लोग। ये फौज का मोटो है, फॉलो मी, मेरे पीछे, ठीक है। और हमारे जो नौजवान हैं, लड़के लड़कियां, यही मोटो इख्तियार करना चाहिए। फॉलो मी का मतलब ये है कि यू हैव टू सेट द एग्जांपल। अगर आप खुद मोर्चे के अंदर छुप जाएंगे तो जवान क्या करेंगे? वो भी छुपेंगे। अगर आप छाती तान के खड़े हो जाए मुखालफत कॉन्फिडेंस के साथ, तो जो आपके साथ है उनको भी कॉन्फिडेंस होगा। तो यही मैं समझता हूँ कि फौज का सबसे बड़ा लेसन है। फौज में रहते हुए एक ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी आपका की रोल। जी नहीं, ऑपरेशन ब्लू स्टार नहीं, मैं 71 की लड़ाई में लोंगेवाला में था। और फिर हाँ, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद मैं पंजाब मेरी पोस्टिंग हुई थी, जहाँ के खड़गू कहते थे उनको, उनके साथ उनकी मुखालफत थी। तो हम लोग कैसे हैंडल किया?
उनके खिलाफ ऑपरेशन करते थे पंजाब में, फिरोजपुर में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब का प्रॉब्लम फौज नहीं संभाला है। ये तो आप क्रेडिट चाहे किसी को दे दें, हम लोग चुपचाप अपना काम करते थे। ये नहीं कि जी। कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ना, चुपचाप काम, वहां से निकलो। तो ये काम हमने हमेशा सीखा। तो फौज में रहते हुए बैलेंसिंग मतलब स्ट्रेटजी और ह्यूमैनिटी, ये हाँ, सिविक एक्शन, जी हम लोगों ने पंजाब में स्कूल खोले, जो गांव वाले हैं उनको बचाया खड़गों से, बेहद बदतमीज। स्ट्रेटजी और ह्यूमैनिटी दोनों को बैलेंस दोनों होना। एक साथ दोनों। इसको बोलते हैं आयरन फिस्ट इन वेलवेट ग्लव, यानी फौलाद की मुट्ठी मगर Glove। रेशम का, या वेलवेट जो जी। कोई कहते हैं, क्या कहते हैं, मखमल। मखमल, मखमल का दस्ताना पहन के, ठीक है। औलाद का। तो आप मखमल से लोगों को पुचकारिए, संभालिए, प्यार कीजिए, अगर जरूरत पड़े तो उतार भी लीजिए सामान, जी मगर उसका कम इस्तेमाल होना चाहिए, ज्यादा मखमल के बेटर बैलेंस। बिल्कुल। अच्छा, पोस्ट आर्मी आपने ज्वाइन किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ना, जी। मैं एक मिलिट्री हाई कोर्ट होता है जिसको कहते हैं आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल, जी। तो वहाँ मैं 2.5 साल, 4 साल का टेन्योर था एज हाई कोर्ट जज, मिलिट्री हाई कोर्ट। जो और- कोर्ट मार्शल होता है वही, जी, कोर्ट मार्शल जो होता है। कोर्ट मार्शल के अपील, अच्छा, किया यानी ट्रिब्यूनल। कोर्ट मार्शल नहीं करते, ट्राइब्यूनल अगर कोई समझता है कि उसको जस्टिस नहीं मिली तो अपील कोर्ट मार्शल से, तो वो आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल को अपील कर सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक डेलीगेशन आया मेरे घर, वो कहा साहब हमें एक्सेप्टेंस दे दीजिए कि, मैंने कहा भाई ये तो बड़ा रिस्क है, वहां तो इलेक्शन होता है, सुना पैसे खर्च होते हैं, और वहां अलीगढ़ में जाके कैंप करना पड़ता है। तो मैंने कहा मेरे बस का नहीं, मैं अलीगढ़ बिल्कुल नहीं जाऊंगा, कोई पार्टी ये वो मेरे बस का नहीं है। उन्होंने कहा कि हम हर चीज संभालें, और उन्होंने कहा खाली आप एक अपील एक्सेप्टेंस की भी। तो मैंने एक चिट्ठी लिखी कोर्ट मेंबर्स को कि मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ईमानदारी के साथ काम होगा, यूनिवर्सिटी को जो सर सैयद का पोजीशन था उसी मुकाम पे हम पहुंचाएंगे। तो लोगों ने सोचा कि ठीक है, तो फौजी को भी ट्राई कर लेते। मुखालफत हुई, मगर ये नहीं कि दुश्मन पैदा हुए ना, मुखालफत हमेशा होती है। की गोल क्या था आपका? मेरा गोल एक ही था, यूनिवर्सिटी को पहले मुकाम पे पहुंचाना, उसको नंबर 1 यूनिवर्सिटी मुल्क की बनाने के लिए हमने मेहनत की। और जो मेरा आखिरी साल था उसमें यूनिवर्सिटी नंबर 1 मुकाम पे पहुंच गई। टाइम्स हाई एजुकेशन लंदन, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, यानी इंटरनेशनल रैंकिंग एजेंसीज के मुताबिक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट नहीं किया। वजह मैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में। ना यूनिवर्सिटी से ढंडोरा पिट जाना चाहिए था, जी बिल्कुल। मगर यूनिवर्सिटी ने एक्नॉलेज नहीं। अब ये वजह मुझे मालूम नहीं, जी। मगर हम पहले मुकाम पे पहुंच गए थे। और ये नहीं कि यहाँ की रैंकिंग एजेंसी, इंडिया टुडे में हम नंबर 3 थे, मगर वर्ल्ड रैंकिंग्स में हम नंबर 1। वर्ल्ड फोरम की रैंकिंग पर आप जो नंबर 1 थे। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट और टाइम्स हाई एजुकेशन लंदन इंटरनेशनल रैंकिंग एजेंसीज हैं, उनके मुताबिक एएमयू नंबर 1 यूनिवर्सिटी थी हिंदुस्तान। तो आप क्या समझते हैं किस टर्म में ये नंबर 1 हुई? क्या रिफॉर्म ऐसा हुआ? हाँ, ये सिंपल डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन पहले हुआ करता था, आप डिसिप्लिन कायम कीजिए और फिर आप देखिए कितना फर्क पड़ता है। और क्या क्या रिफॉर्म? हाँ, देखिए यूनिवर्सिटी गया तो बिजली का बंदोबस्त, लाइट्स काम नहीं कर रही, सड़कों में खड्डे, स्टैच्यू हॉल कबाड़ खाना था यूनिवर्सिटी का, मस्जिद की गुंबद पे बड़ के पेड़ उग रहे थे, जामा मस्जिद। तो हमने पहले ये सोचा कि साफ सुथरा होना चाहिए इलाके, जैसे आर्मी कैंटोनमेंट। तो लोगों ने कहा कि
मिलिट्री कैंटोनमेंट बनाना चाह रहे हैं, मिलिट्री कैंटोनमेंट की तरह सफा करना चाहते और कामयाब हुए। बिल्कुल आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाइए, साफ सुथरी सड़कें, कोई खड्डे नहीं, बिजली को भी आपने हाँ, बिजली पे हम लोगों ने बहुत इम्पोर्टेंस दी, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बिजली का बिल 20 करोड़ रुपए साल, जो कि हमें पूरा ग्रांट मिलता था बिजली के खर्च में जाए। तो हमने सोचा कि कोई तरीका होना चाहिए। तो जो भट्टे की जमीन है अलीगढ़ में, किसी काम की नहीं, वहां हमने सोलर फार्म 20 करोड़ रुपए हमने खर्च किए और सोलर फार्म बनाया। उससे क्या होता है, सोलर फार्म से हर साल 6 करोड़ रुपए की बचत होती है बिजली की। तो 20 करोड़ से 14 करोड़ हो गए बिजली का खर्च। तो सफाई, डिसिप्लिन, बिजली के खर्च में, हाँ आपने सुना होगा 2 रोटी 1 बोटी। तो हमने कहा किचन जो है मॉडर्नाइज करिए, रबड़ क्यों दे, तो हमने चपाती मशीन, अच्छा आटे की स्टीम कुकर्स, सब कुक हाउसेज, तो चपाती मिलने लगी। और यही इनोवेटिव स्टेप बहुत सारे आपने कोशिश ये की कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आराम से रहें, पढ़ सकें। और मेरे ख्याल से कि ये सारी चीजें थी वो फंड बेस्ड ही थी। जैसे कि अगर सड़कों पे गड्ढे थे या सफाई नहीं थी, गुंबद पर पेड़ उगाए थे, ये सब सारे ये फंड कांस्टेंट की वजह से ही रहा होगा। लैंड एंड गार्डन के पास इतना मैन पावर था, मगर क्या किया था उन्होंने, 4 बांट दिए थे हर जगह। मैंने कहा पर्सनली सब इकट्ठे होंगे, सुबह को मैं आऊंगा, MIC लैंड एंड गार्डन को बतलाता कि ये इलाका वहां से वहां तक, वहां से वहां तक, ये सब साफ होना चाहिए कल सुबह तक। तो वो 200 लोगों को लगा के, जो कि पेड़ के पीछे सिगरेट पीते थे पूरे दिन, वो काम करने लगे और सफाई हो गई यूनिवर्सिटी। यानी कलेक्टिव एफर्ट। अगर आप 2 बांटेंगे, लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पर भी काम आई एक तरह से, बिल्कुल। आर्मी वाली। ये इम्पैक्ट यूनिवर्सिटी के लिगेसी में क्या इसका? एम्बेसी में जो सबक सर सैयद ने, यानी मैंने आज ग्रीटिंग्स में बतलाया कि ग्रीटिंग्स टू AMU fraternity, do what Sir Sayyid taught us, education, enlightenment and large-hearted tolerance. हम हिंदुस्तान के बाशी, थ्रू एजुकेशन, एनलाइटमेंट और large-hearted tolerance, यानी Kindness. ये फलाना है, ये सैयद है, ये है, ये वो है, सब हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। रसूल सल्लम के आखिरी खुतबा भी था कि सब बराबर है, तो वो उसकी खिलाफ वर्जी है अगर हिंदुस्तान के हम सिटीजन हैं जी। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हिंदुस्तान का नमक हमने खाया है। रैंक जो है वो तो क्वालिटी पर हो सकती, जैसे आपके अमले अच्छे काम करेंगे तो जी, रैंक पर। तो एजुकेशन, जैसे इसमें एजुकेशन रिफॉर्म में क्या, जब जो क्वालिटी बढ़ी तभी एजुकेशन बहुत वैकेंसीज थी जी हमने 762 टीचर्स पॉइंट अपॉइंट किए हैं 5 साल, 762। तो वैकेंसीज भरने की कोशिश की, लोगों को प्रमोशन नहीं मिल रहा था, सिलेक्शन बोर्ड की ये इंश्योर किया कि जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं मेरिट पे हो, यानी कि पुल जी PhDs पे जोर दिया। मैं खुद नजर मार लेता था PhD में साइन करने से पहले। सारे डिपार्टमेंट आपने इसका मतलब है कोशिश ये की कि एकेडमिक एक्सेलेंस एक्सेलेंस। तो और रिसर्च बहुत अच्छी हुई, नैनो टेक्नोलॉजी पे, सोलर पावर पे, इन सब। यानी मैंने आइडेंटिफाई किया था कि हमारे मुल्क के प्रॉब्लम्स क्या है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि गुर्बत की वजह से खाने पीने का, यानी फूड यील्ड। तो नैनो टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया, नैनो फर्टिलाइजर्स, नैनो प्रिजर्वेटिव्स। दूसरा था कि हर जगह गंदे नाले, हमारे जो गंगा और यमुना है यहाँ में नाव, तो आप देखते हैं हालत। हाँ बहुत। अभी बातें ख़त्म नहीं हुई हैं। लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह साहब की ज़िंदगी के और बहुत से अनछुए पहलुओं पर रोशनी डालेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू सो मच।